हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर, आपके अपने। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे और कल बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंजॉय जीवी फाउंडेशन इफ यू वांट टू मेक योर ब्राइट फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जीवी फाउंडेशन आउट ऑफ दिस नथिंग। मैथमेटिक्स चैप्टर 14 है हमारा। कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बात समझो, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो देखो, मैं डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को हमने बहुत शॉर्ट में निपटा दिया था। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना। मतलब एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में जो आपने रटा हुआ है, डेटा अरेंजमेंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये जो डेटा अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? स्टैटिस्टिक्स। क्या बोल सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स। तो मुझे लगता है यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आया? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। याद रखना, यहां तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स देंगे वहां अच्छे खासे लेवल की क्वेश्चन थ्योरी आती है। और थ्योरेटिकल में बच्चा मार खा जाता है क्योंकि वो 9th-10th को हल्के में लेके आगे बढ़ता है और उसे ये एहसास ही नहीं होता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, है ना। सो लेट्स फोकस हियर। थोड़ा डिटेल में ही बात करेंगे आज हम। स्टैटिक रिवीजन नहीं करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए नया चैप्टर कैसे शुरू करते हैं, ताकि ये 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट वगैरह जो भी हम प्रोसीड करना चाहते हैं वो आपको बता भी देंगे ना, और इंपॉर्टेंट भी बताएंगे। उसके बाद ही हम टेस्ट लेंगे कि भाई आपका टारगेट ये है, इसमें से आपको करना है, एफर्ट लगाइए, कौन कैसे मार्क्स लाता है, लेट्स सी। और उससे बाहर नहीं आएगा, वो मेरा चैलेंज है। ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। किस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पर? फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द डिफाइनाइट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। अच्छा, डिफाइनाइट पर्पस क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको बोला गया कि कैलकुलेशन करनी है किसकी? पॉपुलेशन की, इन द सिटी ऑफ सागवाड़ा। पर्पस क्या है? और पॉपुलेशन कैसे करेंगे भाई कैलकुलेशन उसकी? सीधा बोले कितने मन के लाभ हैं 500, ऐसा तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे? मेल कितने, फीमेल कितने, चिल्ड्रन कितने, न्यू बॉर्न बेबी कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं, वो बिल्कुल ओल्डर एज के कितने हैं। तो वो जो कलेक्शन कर रहे हैं आप, वो जो अरेंज कर रहे हैं डेटा को, दैट इज व्हाट फिगर कलेक्टेड विद द डिफाइनेड पर्पस आर कॉल्ड डेटा। अब ये डेटा जो मिल गया मुझे, कितने मेल है, कितने एल्डर पर्सन है, कितने इन्फेंट है, कितनी फीमेल है, कितनी मेल है ना। ठीक है, और फिर अलग से एक और डेटा तैयार होता है कि यंगस्टर कितने हैं इसमें, जिनकी एज कितनी है, फ्रॉम 25 टू 40 लम्स। ठीक है, 40। आगे बात करें डियर स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब देखो यहाँ बात आ रही है कलेक्शन, ये तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन करना कि 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी और 2024 में कितनी है, यस और नो, वो कंपैरिजन। फिर एनालिसिस करना, ठीक है, कि क्यों इतना सारा रेशो बढ़ा, क्या कॉजेज है इसके, एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेट करना, रिजल्ट लाना कि इतने परसेंटेज फीमेल है, इतने परसेंटेज मेल है और इतना इतना है। अब गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, यस और नो। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी हेल्प करती है हमारी, है ना। आगे बात करें डियर स्टूडेंट, अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर टू स्टडी देयर सैलिएंट फीचर्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा देखो यार, सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या है? मैं उस डेटा को उस तरीके से अरेंज कर दूं ताकि मुझे कोई बोले बताओ सागवाड़ा सिटी के वार्ड नंबर 16 में कितनी महिलाएं, फट से हमने डेटा एंटर किया और सामने आ गया। आर गेटिंग माय पॉइंट? कितने गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, फटक से एंटर किया, डेटा आ गया। स्टैटिस्टिक्स नहीं होती तो आज सब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि डेटा ही नहीं मिलता आपको ढंग से। ये परफेक्शन बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें मिला है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे डेटा और एन एरे। तो एरे का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, किसी भी डेटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो आपको पता ही होगा डियर स्टूडेंट, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग का मतलब डियर स्टूडेंट, very good, that's simple. When an investigator with a definite plan or design in mind collects data first handly, it is called primary data. देखो मैंने क्या कहा, अभी आपको मैंने इन्वेस्टिगेटर बनाया और मैंने कहा जाइए कैलकुलेट करिए पॉपुलेशन कितनी है। तो आप फर्स्ट जो गए वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिगेटर। क्या कहलाएगा? वो जो लेके आएगा वो क्या लेगा?
रो डेटा का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेके आया। डेटा व्हेन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, से एन एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर कम्स टू यू इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। जैसे आपके पास पहुंच गया तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी वो लेकर आ गया। अरे यस और नो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी और 10th में वापस आएगा ये चैप्टर, सबसे बड़ी बात। रेंज ऑफ द डेटा इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मैंने कहा, एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे क्लास में एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में कोई बच्चा 8 नंबर लेके आया, कोई 2 नंबर लेके आया, कोई 3 नंबर लेके आया, तो वेरिएशन कहां से कहा है, 2 नंबर से लगाकर 10 नंबर तक। तो 10 तक हम क्या लिखेंगे, 2 2 10, या 0 से क्या लिख देंगे, 10। मतलब यहाँ स्टूडेंट जो है 0 से लगाकर 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 13 स्टूडेंट। वो क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी डियर स्टूडेंट, रेंज। मैक्सिमम कितने लाया है, 8, और मिनिमम कितने लाया है, 2। बात समझ में आ गई। फिर क्या बोला है, द स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड क्लासेस एंड क्लास इंटरवल एंड द साइज ऑफ द क्लास साइज और क्लास विड्थ। अच्छा, क्लास विड्थ का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, कितनी एज वाले ज्यादा लोग हैं। आपने कहा सर 40 से 45 की जो एज वाले लोग हैं वो 90 है, और सर यहाँ 45 से लगाकर 50 वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 48 है। मैंने कहा क्लास साइज किसकी ज्यादा है, तो आपने कहा सर जिनकी एज 40 से कितनी है, 45। तो वो क्या कहलाता है आपका क्लास साइज, या क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, क्लास इंटरवल। यहां तक कोई समस्या तो बताइए डियर स्टूडेंट। सिंपल सी कंडीशन है जो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बात की है। नाउ सी दैट क्लास साइज अपर लिमिट माइनस कैसे आएगी, लोअर लिमिट। तो सबको पता होनी चाहिए क्लास साइज कैसे डिटरमाइन की जाती है। क्या करना है, अपर लिमिट में से क्या माइनस कर देनी है, लोअर, या यू कैन से दैट हायर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। ये भी बिल्कुल सही है। आंख बाद में मचड़ लेना बेटा, निकरी जाए हम लोग। क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज द मिड वैल्यू ऑफ द टू लिमिट ऑफ दैट क्लास। अब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या डियर स्टूडेंट, इज द मिड वैल्यू ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ दैट क्लास। अच्छा, मिड वैल्यू का मतलब क्या है, इन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने बोल दिया 30 to 40 हमने किया, इसका क्लास मार्क क्या होगा, वेरी गुड 35, बाय मींस एवरेज ऑफ द टू लिमिट्स, हायर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स एंड हायर लिमिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये क्लियर हो जाना चाहिए, जब क्वेश्चंस होंगे तो पूछूंगा मैं, क्योंकि यहाँ सिंपल एमसीक्यू वगैरह फंस जाते हैं तो बच्चा कर नहीं पाता है। बिल्कुल, क्लास मार्क अलग है, क्लास साइज अलग है। क्लास साइज क्या होगा इसका, 10। क्लास साइज क्या होगा, 10। क्लास मार्क क्या होगा, 35। बात समझ में आ गई क्या। द नंबर ऑफ टाइम्स द एन ऑब्जर्वेशन अकर इन द डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने कहा 8 नंबर कितने स्टूडेंट लाए, तो आपने कहा सर 10 स्टूडेंट लेके आए, तो 8 8 8 8 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कौन है, 10। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ये तो 8 नंबर है, तो लाने वाले कितने हैं, 10। ये इसकी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, 10 बच्चे लेकर आए तो 10 वो है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई, यस। मैं यहाँ पढ़ा था तो यहाँ दिखती है, नहीं। चलिए, यहां तक कोई समस्या बताइए डियर स्टूडेंट। देखो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ वन क्लास डिफर फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, बातें समझनी जरूरी है, क्या कह रहे हैं वो सारी चीजें अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, कौन सी लिमिट में, अपर लिमिट, और दूसरी किसकी बात की गई है, लोअर लिमिट सक्सीडिंग क्लास इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है मान लो एक क्लास है, उसमें 30 से 40 मार्क्स के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने, 9, और 40 से 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने, 11। तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गई। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9, और यहाँ कितनी है, 11। बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरवल अलग है, मार्क्स अलग है। 30 से 40 नंबर लेने वाला आने वाले स्टूडेंट कौन है, 9। मतलब 31 भी है, किसी का 32 भी है, किसी का 33 है, 33 है, 34 है, 35, कुछ भी होगा, वो 40 से तो लेस लेकिन 30 से अबव। चलिए, तो यहाँ देखिए ये 11 का मतलब 40 से लगाकर 49 तक, बराबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो देखो ये बात किसकी की गई है डियर, क्योंकि फिर आगे आएगा ना इंटरवल 50 आ जाएगा ऐसे कर, ये ध्यान रखना। A frequency distribution in which the upper limit of the one class coincide with the lower limit of the succeeding class is called an exclusive or continuous frequency distribution. अब देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ये 40 और ये 40 है, क्या कंटिन्यूटी है कि नहीं दोनों में? तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस। और गलती से मैंने ऐसे लिखा होता 30 से 40 और 41 से क्या लिख दिया मैंने 50, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मतलब आपका जो क्लास इंटरवल है उसमें क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन हो रहा है। बिल्कुल जैसे 40 से 40 स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ क्या स्टार्ट हो गया? 41। और यहाँ क्या हो रहा था? 40 से 40 पहुंचा। नहीं वो अलग चीज है बेटा, वो तो स्टार्टिंग अलग चीज है। उसके लिए अलग चीज है, वो फ्लक्चुएशन है। In case of continuous frequency distribution, the upper limit of the class is not to be including in that class, while in discontinuous both the limits is included. अब limits included का मतलब क्या है? हम इन दोनों में क्या करेंगे? इधर 0.5, इधर भी क्या आ जाएगा? 0.5 डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन ज्यादा मिलता है, और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो मैंने कहा था यहाँ क्या कर देंगे? बिल्कुल यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। भूल जाओ एग्जाम में किसमें माइनस करना है किसमें प्लस। इंटेलिजेंट बच्चे को पता है लोअर लिमिट को लोअर ही बनाना है और हायर को हायर। तो हायर ये है, इसमें 40.5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 40.5। बात समझ में आ गई? रिया सर दो खा ले बेटा, पेन को आराम से चूस ले, मैल हिला जाता है, मजा आ जाए। देखो वहां क्या हुआ? 41 में से 0.5 माइनस किया, यहाँ 41 में से क्या माइनस किया हमने? 0.5। क्यों किया? देखो समझो, कोशिश करो। यहाँ दोनों के बीच में गैप कितना था? 1। और हमने क्या निकाला? एवरेज। एवरेज निकाला तो 1/2 कितना आंसर आया? 0.5। अब जब 0.5 यहाँ आंसर आया है तो आपको समझना है कि 0.5 हायर लिमिट में तो क्या होगा? प्लस, और 0.5 लोअर लिमिट में तो क्या होगा? माइनस। बात समझ में आ गई? लोअर में लोअर, हायर में हायर। डाउट? आगे बढ़े, याद रखना, फिर डाउट ही रह जाएंगे बेटा, लास्ट में पूछूंगा मैं, फिर समस्याएं पैदा हो जाएगी। The cumulative frequency of the class interval is the sum of the frequency of that class and the classes which preceding come before it. इसका क्या मतलब है? टोटल फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, कुछ स्टूडेंट है जो 2 से कितने नंबर, या 0 से 10, फिर 10 से 20 से ये कितने 8 है और ये कितने 9 है। तो हमने क्या 2 + 8 कितना हुआ? 10। ये इसकी क्या होगी? एडेड करते जाना। 2 + 8 10, फिर 8, देखो 10 + 9 कितना हो गया? 90। तो लगातार अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करें? टोटल करते जाएं, प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी को। प्रेसीडिंग का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 के बाद को 9, 8 नहीं, लगातार एडिशन। मतलब मैंने अगर कहा, आपको बोला इसका सीएफ निकाल के बताओ इन दोनों का, आप बताएंगे 10। मैंने कहा इन तीनों का सीएफ निकाल के बताओ तो आप बताएंगे 90। बात समझ में आएगी? वो अलग अलग हो सकता है, वो पूछ ले कि 20 से लगाकर 60 क्लास इंटरवल की सीएफ निकाल के बताओ मुझे। आप बोलेंगे सर अब मेरे तो आपने सम बोला था, मतलब सम वाला वर्ड्स गलत है, डिपेंड करता है वहां पे कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली थ्रू बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन। मैंने कहा भी था कुछ चीजें याद रखनी है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन कब बनाना पड़ता है, क्या है सिचुएशन, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना बार ग्राफ कब बनाना पड़ता है, हिस्टोग्राम कब बनाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन कब बनाना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो 8th स्टैंडर्ड में ये आता है और स्टूडेंट को होना चाहिए नॉलेज। नहीं है प्लीज गो एंड जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। A bar graph is diagram showing the system of connection or interrelation between the two or more thing by using bars. और भी थोड़ा देख लें यहाँ पे, फिर कंपैरिजन समझना क्या कहना चाह रहा है इधर। In a bar graph, rectangular bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, usually the x-axis. The value of the variable is shown on the axis, that is what? y-axis. देखिए ध्यान से याद रखना, बार ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे क्या शो करते हैं? वैल्यू। क्या शो करते हैं? वैल्यू। यहाँ कोई भी क्लास इंटरवल नहीं मिलेगा आपको, ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा 0 से 10, 10 to 20। ये थोड़ा ध्यान रखें। वो देखो अब ध्यान क्या होता है,
A histogram is a graphical representation of the frequency distribution in the form of rectangles with a class interval. देखिए यहाँ क्लास इंटरवल आ गया, वहां क्लास इंटरवल नहीं था, सबसे बड़ी बात। और ये जिसको माइन्यूट डिफरेंसेस पता होते हैं ना, वो कंपटीशन एग्जाम को धूल की तरह निकाल देता है, उसे जरा सा भी टफ नहीं लगता है। बच्चे को क्या होता है, डिफरेंस पता नहीं होते हैं, ये सोचते हैं सर ये और आ गया, कितना बड़ा ये वो। व्हाट आर यू डूइंग? 5 सब्जेक्ट लप्पू पढ़ रहे हैं आप, 27 सब्जेक्ट एग्जाम दे रहा है, उसके बाद भी वो 480 ला रहा है 500 में से, तो तुमसे तो काफी आगे है ना। 5 सब्जेक्ट ओनली यू आर स्टडिंग। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड वाला तो क्या कर रहा है, फ्रॉम 6 to 10 भी पढ़ रहा है, 11 भी पढ़ रहा है, 12 भी पढ़ रहा है, बीएससी भी पढ़ रहा है, बीएड भी पढ़ रहा है, फिर एमएससी भी पढ़ के जानी है उसको। ये सारी क्लासेस में सब्जेक्ट गिनेंगे तो 46 या 58 समथिंग आएगी सब, उसको पढ़ के वो एग्जाम दे रहा है और क्रैक भी कर रहा है। तो तुम्हारा कहाँ कंपैरिजन है बताइए? यू जस्ट स्टडिंग द जस्ट व्हाट, एक आटे में नमक के बराबर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो भी अगर आपको टफ लग रही है, सो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन एनी कॉम्पिटिशंस। आई एम टेलिंग यू, अभी 5 पोस्टें निकली है फर्स्ट ग्रेड में और भरने वाले 7.5 लाख है। अभी बात कर रहा हूँ, आपके ज़माने में कितने होंगे? इमेजिन दैट 28 to 29 लाख। और कंपटीशन कितना भयानक होगा, सर्वाइवल रेट बहुत भयंकर हो जाएगी। तो ऑल्दो यू हैव टू बी सरप्राइज विथ योर सेल्फ कि मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल न के बराबर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जिसमें हिंदी और इंग्लिश तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हो आप लोग। पढ़ कितने रहे हो? 3 में भी मर मरा के सोशल तो तभी पढ़ते हो जब एग्जाम पास में आ जाती है, ठीक है। ऑल्दो उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ डिसाइड कर लेगी, वो आपको पता नहीं है। कोई भी एग्जाम्स हो, जीके ऐसी चीज है, कोई इंटरव्यू भी हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा कभी। टिल द एंड, जब तक आप सर्वाइव कर रहे हैं वर्ल्ड में, तब तक आपको जीके का नॉलेज होना चाहिए। वो अभी एहसास नहीं होगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ तब एहसास होता है जब हम कंपटीशन वर्ल्ड में चले जाते हैं, और तब सब चीज याद आती है। वो इंसान जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, यूटिलाइज द टाइम, एवरी सेकेंड एवरी टाइम। चलिए बाकी बढ़ते हैं। इफ द क्लासेस आर नॉट इक्वल विड्थ, देखिए इक्वल विड्थ की नहीं, देन हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास एंड टू द विड्थ ऑफ दैट क्लास। अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, तो आपको पहले ही बताया हुआ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, क्लासेस आर नॉट इक्वल, height of the rectangle is calculated by the ratio of the frequency of that class to the width of that class। देखो यहाँ क्या बोला है, वर्ड समझना, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी, और डिवाइड में क्या कर देंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा 20 से 40 है इधर, और यहाँ लिख दिया मैं 40 से 50, तो गैप यहाँ कितना है, 20 का है भाई, और यहाँ गैप कितना है, 10 का है। और मैंने मान लिया फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है, 5, और यहाँ कितनी है, 10, तो 5 बाय आपने क्या कर दिया, 20, क्योंकि बोला क्या है यहाँ पे, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 5, और गैप कितना है, 20, तो कितना हो जाएगा, 1/4। और यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 10/10, 1 आ जाएगा। इस तरीके से बात कर रहे हो, उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर द ग्राफिकल डिवाइस अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये कहाँ काम आता है डियर स्टूडेंट? पॉलीग्राफिक जो होता है कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तुरंत क्या कर देंगे, यहाँ पंप हम चिपका के, दवाई हवाई चिपका के क्या निकाल देंगे, पॉलीग्राफ निकाल देंगे, उसका पॉलिनोमियल वाला ग्राफ निकाल देंगे, और बताएंगे भाई तुम जिंदा हो, टेंशन मत लो, तुम्हारा हार्ट सिस्टम बिल्कुल ही सही है। और मान लीजिए पल्स रेट बहुत ही ज्यादा क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है, फ्लक्चुएट आ रही है, तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसे फिर कहा जाएगा, रेफर किया जाएगा कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2.5-3 लाख तैयार रखो, ठीक है, हम वो जितना भी ब्लॉकेज है वो सारा निकाल देंगे। करेंगे कुछ नहीं, एक छोटा सा तार लेंगे, एक चीरा मारेंगे इधर, जो पंपिंग ऑर्गन है वहां से वो कार्बन जो फंस गया उसको निकालेंगे, फिर वापस वो चेक कर देंगे। लेकिन एक बार अगर लाइफ में जिंगा लाला खुल गया, तो सबका उल्टा लाला शुरू, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी चीज है, ये इतनी सॉफ्ट है, मतलब यू कांट इमेजिन दैट, इतना सॉफ्ट है ये। और अगर इसको एक बार खोल दिया, 100% आपका लाइफ का एंड खाता खुल गया है, ठीक है। स्टार्ट वाला खाता नहीं खुला, एंड, अब आपका एंडिंग ही शुरू है, और बहुत जल्दी आपको सेकंड हार्ट अटैक आएगा, और आपको आंखों में भगवान की तस्वीर दिखाई देगी, और लास्ट जैसे थर्ड हार्ट अटैक आएगा तो 100% आपको चमत्कार का नमस्कार दिखेगा, और आपका शरीर यहाँ पड़ा होगा और आत्मा ऊपर चली गई होगी। ध्यान रखना, ये कोई मैच, कोई फेलियर नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स भी फेलियर नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी क्यों बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज? अच्छा, शेयर मार्केट किसके ऊपर चलता है? स्टैटिस्टिक्स पे चलता है, इसके बिना शेयर मार्केट में अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकते आप, इंपॉर्टेंट है भाई, समझने इसको। If both the histogram and the frequency polygon are to be drawn
ऑन द सेम ग्राफ। देखिए बहुत बड़ी बात है, हिस्टोग्राम और कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे बनाते हैं इसको, मैंने बताया था मिड एवरेज, एवरेज ले लो आप, एवरेज ले लो उसका, याद आया। तो भाई वो कह रहा बार बार क्या कह रहा है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर टू बी ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ, देन वी शुड फर्स्ट ड्रॉ द हिस्टोग्राम। देखिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करिए, हिस्टोग्राम जैसे ड्रॉ करिए और उसके मिड पॉइंट ले लीजिए, एंड टॉप्स को क्या कर दीजिए आप, एडजेसेंट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम एंड लाइन सेगमेंट टू गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मिल गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर हिस्टोग्राम आता है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वैसे ही बन जाएगा। ठीक है बेटा, मस्ती कम किया कर बेटा, तेरी शादी करा देंगे गधे से। क्या कह रहा है, तो उसको क्यों मस्ती कर रहा बेटा। अरे ही इज इंटरेस्टेड सो मच इन marriage with a measure of the central tendency tries to estimate the central value which represent the entire data। ध्यान रखना, central tendency tries to estimate, तो central tendency क्या डिटरमाइन करती है, सेंट्रल वैल्यू डिटरमाइन करती है, सेंट्रल वैल्यू। अच्छा अभी बजट ड्रॉ किया हुआ था ना, बजट का जो पेश किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस बजट में जो भी बताते हैं ना, ये बताया गया है कि इस बार की 38.5% वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया गया है, पार्टिसिपेशन इन दी गवर्नमेंट जॉब्स, इन दी सेक्टर्स ऑफ एमएलए एमपीज, और जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वुमेन्स का जो पावर है वो क्या हो रहा है, एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। तो वो गवर्नमेंट क्यों कर रही है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि वुमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, वुमेन्स आगे आएगी तो ही क्या होगा, वर्ल्ड में मेच्योरिटी डेवलप होगी। चलिए आगे बढ़ते, द थ्री मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द अनग्रुप डेटा आर द मीन, मोड एंड मीडियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन का मतलब किसी का एवरेज, मोड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, और मीडियम का मतलब बिल्कुल अगर इवन है 10 + 1/2 n/2 + 1, और अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कोई समस्या इसमें, दैट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, द मीन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक मीन निकालना है, आपके पास आपकी x1, आपकी x2 और आपकी x3 अगर है, इनका अगर हमें क्या निकालना है, मीन। क्या निकालना है, मीन। क्या करेंगे, आपकी x1, आपकी x2 और आपकी x3 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, 3। क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, 3। ये आ गया समझ में, इसमें कोई समस्या। तो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। क्या मैसेज कर रही है भाई, ओके ठीक है, आई एम नॉट कम टुडे, वाह ठीक है कोई बात। Student of 8th standard, x1, x2, x3, xn are the n values of the variable and arithmetic mean of these values given by this समझ गए। फिर ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3, यस और नो, एंड xn। समझ में आ गया बेटा, शी इज वेरी ब्रिलियंट। सी द मीन इज लाइक दिस। मीन कैसे निकालना पता पड़ गया बेटा, ये सिंपल। अच्छा इतने घबरा रहे हो, 1/n किया है, समेशन xn का मतलब क्या है, x1 + x2 + x3 + सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइड में n कर दिया। n का मतलब क्या हुआ, कितने हैं, अगर x 5 है आपके तो 5 डिवाइड कर दो। मतलब कह रहा हूं, मतलब x अगर आपके 6 है तो 6 डिवाइड कर दे। क्या कहना, यस और नो। हाँ यूं कह रहा, देख लो, समझ रहे हैं, उसके होगी ऐसा नहीं होगा। नाउ सी दैट फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, और क्या दे रखे हैं, x दे रखे हैं, तो हम कैसे मीन निकालेंगे डियर स्टूडेंट। याद रखना, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हम किससे करते जाएंगे, f1 x1, f2 x2, f3 x3, और डिवाइड में क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी तो पता पड़ गया आपने, समेशन ऑफ f1 + f2 + f3। अरे जब करेंगे तो समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। ऐसे बताता हूं मैं, देखो लाइक दिस, ये x है, ये f है। अब मैंने कहा सुनना ध्यान से, अरे भाई सुन लो यार, ये मार्क्स है और ये स्टूडेंट्स है। जब 2 नंबर कौन कौन लाए, 4 स्टूडेंट। 8 नंबर कौन कौन लाए, तो 9 स्टूडेंट्स है। 12 नंबर कौन कौन लाया है, तो मान लो ये स्टूडेंट 7 ले लो,
अब आप क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालना, मीन निकालना, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 72। अब कर दिया ये, इन सबका जो प्लस है, इन सबका प्लस तो ऊपर आ गया, और जो ये इसका प्लस है 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 नीचे आ जाएगा। सिंपल, बात समझ में आई? उड़ गया, सिंपल है यार। एंड मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। द मीडियन इज द कैलकुलेट ओनली अरेंजिंग द डेटा। पहले अरेंज करेंगे डेटा को किसमें, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जो मर्जी हो आप, असेंडिंग में करिए या डिसेंडिंग में करिए, तब ही मीडियन निकलेगा। और मैंने पहले बोला था, अगर टर्म कैसी है ऑड, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर टर्म कैसी है इवन, तो क्या करेंगे, पहले n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1, फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अरे घबराओ मत, क्या ऐसे करते हो, डायरेक्ट भी निकल सकता है, पागलों जैसी हरकत करो। 1 2 3 4 5 और 6 है, बराबर कितनी टर्म बताओ इसमें, है ना, इवन टर्म आ गई है, तो आप 2 टर्म ले लीजिए, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, खत्म। 3 प्लस 4 7, 7 बाई 2 3.5, खत्म, आ गया आंसर। क्या घबराते हो, अब ऐसी टर्म लिख दो। बोल, उसने कहा भी वही है, क्या कहा, पहले कौन सी टर्म ले, ये वाली 3, फिर कौन सी टर्म ले 4, यही तो बोला उसने। टोटल टर्म कितनी है 6, देखो पहले टोटल टर्म कितनी है 6, 6 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 3 आया, थर्ड नंबर टर्म ली। फिर देखो यहाँ थर्ड प्लस 4, तो थर्ड प्लस 1 कितना है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कौन सी है 4, यही तो उसने कहा। बस जरा सा फॉर्मूला, अरे ये क्या है, अरे क्या है भाई। याद रखना, जितने स्टूडेंट है ना, इतना फेमिलियर हो जाओ इन चीजों से, साला ये सब चीजें बकवास है उनके लिए जो इनसे फेमिलियर होना चाहते हैं। अच्छा, समेशन देखते ही आ हूं ना आ हूं लिखो। अब ऐसा करेंगे तो हाउ कैन यू फेमिलियर विद दिस टर्म, है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ समेशन, समेशन सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, ऑल द फ्रीक्वेंसीज जो भी दे रखी है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फेमिलियर। अच्छा, फॉरेनर जैसे मिलते हैं, फोटो खिंचवा देते हैं और फिर स्टेटस रख देते हैं, और गजब है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फॉरेनर तो 2 मिनट के लिए मिली है, फोटो ऐसे खिंचवा रहे जैसे लाइफ टाइम है। तो उससे इंटरेक्ट करिए, सबसे बढ़िया उससे इंटरेक्ट करिए, बात करिए उससे, तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगा उनकी कंट्री का, उनके कल्चर का, आप अपने कल्चर के बारे में बताइए, ठीक है, तो वो तो समझ में आता है। बस एक फोटो ले लेंगे, मर फोटो ले, मर फोटो ले, मर फोटो, उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्यों फोटो ले रही है। नहीं, वो खिंचवा सकते हैं क्योंकि दे नो वेरी वेल कि दिस टाइप ऑफ पीपल कैन नॉट बी एबल टू सी इन अवर कंट्री, ठीक है। देखो, आपको सिंपल सी बात बताऊं, साउथ कोरिया वाले तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि दे जस्ट टॉक टू अवर कंट्री पीपल, दे आर मडी पीपल, बिल्कुल वो पसंद ही नहीं करते। वो यूं कहते हैं साले इनको छू भी गए तो अपने हाथ खराब हो जाएंगे। और अगर कोई कपड़े लेने गया तो ऐसे ऐसे करके पूरे झाड़ू होता है उनको वो वाला, तो वो पूरा 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 एकदम साफ करते हैं अच्छे से, बिल्कुल घिस घिस के। तो वाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपन, क्योंकि वहां सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी, वो उस एक्सेस लेवल तक चली गई जिस लेवल तक जाना नहीं चाहिए था। लोग पागल हो गए। हुई थी, हमारे थे सुश्रुत चरक, जिन्होंने बहुत मास्टर ऑफ नॉलेज दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसको बढ़ाया कहाँ। अच्छा, ये तो बोधायन प्रमेय कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस ने जब ये दी थी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे 500 साल पहले, 5000 साल पहले दे दी थी बोधायन ने ये थ्योरम। और कहाँ अंग्रेज हमें आगे बढ़ने देंगे, हैं, हम तो सेल्फी खिंचवाएंगे। मैम प्लीज, मैं दिखाऊंगा मेरे दोस्तों को। Mode of the statistical data is the value that varied which has the maximum frequency. The variate corresponding to the highest frequency is to be taken as a mode and not to the frequency. अच्छा, मैंने कहा आपको दे दिया मैंने ये। अच्छा, इसी में बताओ सब मोड कौन, मोड वैल्यू कौन सी है इसमें, बताइए फटाफट। आंसर इज 8, उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी 9 है, उससे क्या बोले, देखो ध्यान से सुनो। मोड वो होगा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 9, और 9 के आगे कौन है 8, मतलब 8 नंबर वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। समझ में आई बात? अरे मैंने ये पूछा सबसे ज्यादा कौन से स्टूडेंट है, इतने कौन से स्टूडेंट है जो 8 नंबर लेके आए, 9। अच्छा, बाकी सब बच्चे कैसे, 2 नंबर वाले तो 4 ही बच्चे कम है, 7 बच्चे कितने लेके आए, 12 नंबर लेके आए। कि कौन से ऐसे मार्क्स है जो बार बार रिपीट हुए क्लास में, हाँ, रिपीटेड मार्क्स। जैसे मैंने कहा, सुनिएगा ध्यान से, 3 मार्क्स लेके आए 26 स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना ही,
और ये क्या है, मार्क्स। बात समझ में आई? और मैंने कहा 5 नंबर वाले कितने, एक स्टूडेंट है। 7 नंबर वाले 9 स्टूडेंट है। मैंने कहा बताओ इसका मोड क्या है। वैसे आया, क्योंकि आपको पता पड़ गया भाई सबसे ज्यादा कौन है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसके हैं, 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 नंबर लेके आए। क्या कहना, आ रहा है, जा रहा है, पढ़ेगा नहीं तो क्या आएगा, चला जाएगा। तो द डिसएडवांटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज दैट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा, ड्रॉबैक ये है, ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो इसको कैलकुलेट करना भारी पड़ जाता है। ठीक है, वो हम 11th में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा में। द डिसएडवांटेज ऑफ द मोड इज दैट द नॉट यूनिकली डिफाइन इन मैनी केसेस। और बहुत सारे ऐसे केसेस जिसको हम डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर किसी का मीन निकालना नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। बहुत सारा डेटा बहुत ज्यादा डेटा हो गए तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। फिर हम दूसरे मेथड को यूज करेंगे, तो हम कल बात करेंगे कौन से मेथड हम इसको यूज करेंगे। आज समझ में आ गया यहाँ तक जो समझा है? कोई डाउट किसी को? प्लीज पढ़ के आना, रिलेशन जरूर पढ़ के आना, मीन मोड और मीडियन, वो कल बात करेंगे। और इसी पे क्वेश्चन आएगा आपका, और सेपरेट क्वेश्चन कौन सा आएगा वो समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।